परमानेंट इंटरेस्ट में रूट फॉर्म। लेकिन जब आपको बेसिक्स बताए जा रहे हैं क्लास खत्म हो जाए तो उसको पुश करना बंद कर। लेकिन अब मसला खाली बेसिक तक नहीं टिकता है, क्योंकि उनका जो वेस्टर्न थॉट का बेस है, जो उनका माइंडसेट है, जो उनका चीज़ों को देखने का तरीका है, यद्यपि उसको वेबर जाके कह रहा है आइडियल टाइप की तरह, लेकिन वो कह तो रहा है आइडियल टाइप, लेकिन वो मसला खाली आइडियल टाइप का रह नहीं जाता है। वो एक्चुअल जो स्टडी कर रहे होते हैं, जो कंक्लूड कर रहे होते हैं, जो इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो बाइनरीज के सहारे कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। जैसे हम ही लोग उनको पढ़ाते हैं, बोले जाति क्या है, वर्ग क्या है, बोले वर्ग मूल अंतर क्या है, वर्ग में ऊपर नीचे जा सकते हैं, जाति में नहीं जा सकते, जाति जन्म यही अपने लोगों को जाति का जन्म से निर्धारण हो जाता है, वर्ग में जन्म से नहीं कर्म से होता है। जो प्रैक्टिकल फिनोमेना हमको मिलता है वहाँ क्या ऐसा होता है क्या? क्या जाति पे वो तुम्हारा वर्टिकल मोबिलिटी नहीं होती है? और क्या जो जहाँ कहीं भी दुनिया में क्लास सिस्टम है उसमें क्या वो डिफरेंस नहीं होता है एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस का? खाली अचीव्ड होता है, एस्पिरेशन होता ही नहीं है क्या? ऐसे पुष्कर होता कुछ होता चला जाता है। रजवाड़े थे ही नहीं, जैसे वहाँ मंच ही नहीं होते थे, हर राजा बनने के बाद नया राजा लड़ाई तो बनता जाता था, और वो 16वें 17वें 18वें कैसे तैयार हो जाते थे। तो ये उनका समझने समझाने का तरीका, चूंकि तुम्हारा जो ब्रांच है जिसको तुम काम करने जा रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, वो भी अल्टीमेटली एक वेस्टर्न प्रोडक्ट है, यूरोसेंट्रिक है, उसमें यूरोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम है। तो जो तुम्हारे मेथड्स हैं बेसिकली वो कहीं से वहाँ पे असर डालते हैं, दिमाग में रखने वाली चीज़। अब ये जो बाइनरी अपोजिट सारे चीज़ों को समझना ये सब अल्टीमेटली सब मिलकर आपका पर्सपेक्टिव इवॉल्व करता है। तो बात वहाँ पे थी कि फिर वो जो सोशियोलॉजी नाम का पर्सपेक्टिव था, ये हमको क्यों ज़रूरत पड़ी और इसकी प्रकृति क्या है, उसके अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। देखो उसकी ज़रूरत मैंने 2-3 लाइन में कल बात हुई थी, उसको समझ लो तो सब ऐसे उड़ता जाएगा। उसमें उनको ज़रूरत उसकी इसलिए पड़ी कि कहीं न कहीं ये बात समझ में आ रही थी कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे अध्ययन क्षेत्र के बाहर हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं, और जो कि हमारा जो थॉट प्रोसेस था उसको हम सेकुलराइज करना चाहते थे। हम यानी जो भी सोचने समझने वाले लोग उस समय के लोग होते थे, उसको सेकुलराइजेशन को हो जा रहे थे। तो जो सेकुलराइजेशन के प्रोसेस में जो ईश्वर की स्थिति है या ईश्वरीय शक्तियों की या दैवी शक्तियों का जो पोजिशनिंग किया गया है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। उसको आपने किनारे कर दिया, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए आपको वहाँ पे कुछ रखना था, जो कि स्टेट को रखने से काम नहीं चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि स्टेट के इधर कुछ चीज है। वो क्या चीज है उसको समझना, उसको समझाना एक बात। दूसरे के बाद थियोलॉजी को किनारे कर देते हो, जो वह कह देते हो कि जिसमें कहीं पे भी रिलीजियस टच है, वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। अपने जो हमारे स्टडी का कोई भी जो फिनोमेना है उसके एक्सप्लेनेशन करने के लिए तो क्या करें, तो हमको कोई तो ज्ञान की शाखा चाहिए जो उसको भी रिप्लेस करे। ईश्वर को रिप्लेस करने के लिए जैसे हमें धारणा चाहिए, वैसे ही ईश्वर को समझने वाली जो ज्ञान की शाखाएं हैं उनको भी रिप्लेस करने के लिए हमको कोई ब्रांच ऑफ नॉलेज चाहिए होगी। वो ब्रांच ऑफ नॉलेज क्या होगी? चूंकि साइंस की हम बात कर रहे थे, तो जो टिपिकल, ये भी एक फर्क है, जो टिपिकल वेस्टर्न ट्रेडिशन था फिलॉसफी का, वो उसमें फिट नहीं होता था। जिसके लिए तुम पढ़ते हो बेसिक किताबों में, आर्मचेयर थिंकिंग, आर्मचेयर कुर्सी पे बैठा हुआ है, लॉजिक कर रहा है, और लॉजिक के सहारे जो कुछ वो ड्रॉ कर रहा है, कह रहा है ये सही और प्रैक्टिकली सही है या नहीं है, उसका एक्सपेरिमेंटेशन है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इसके 2 पार्ट है, दूसरा भी हम लोग छोड़ देंगे, पहला समझने की कोशिश करो। ये एक ग्रीक रिडल है एक तरीके से, जो फिलॉसफी में खेल होते हैं।
तो बोले कि जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी है वो भी कछुए को हरा नहीं सकता। हाउ? मतलब हरा नहीं सकता का मतलब है एग्जैक्टली तो ओवरटेक नहीं कर सकता। ओवरटेकिंग का मतलब समझते हो ना? मोटरसाइकिल चला रहा है तो समझ रहा है, पता नहीं लोग सब समझते हो। ओवरटेक तो पीछे से आओ और बगल से आगे निकल जाओ, तो आ रहा हूँ पीछे से। तो अब वो कह रहा है कि अगर कछुए के पीछे से वो दौड़ते हुए आएगा, अब उसके उदाहरण के हम डिटेल में हमें याद है ना, हम तुम्हें बता सकते हैं, हम लोग अपने कर सकते हैं कि सपोज कि कछुआ 100 मीटर आगे है और पीछे से दुनिया का मान लो कार्ल लुईस दौड़ता हुआ आता है या बोल्ट आता है दौड़ता हुआ, और वो सोचता है कि हम कछुए से आगे निकल जाए। तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले उसको 100 मीटर की दूरी कवर करनी है, उसके बराबर आएगा तब उसके आगे जाएगा। वो कहता है कि जब 100 मीटर की दूरी वो कवर करेगा तब तक कछुआ यार कुछ तो चलेगा, कितना चलेगा? तुम लोग सोच लो जो कुछ भी, वो 1 मीटर चलेगा। तो अब 1 मीटर का डिफरेंस फिर क्रिएट हो गया। अब उसको 1 मीटर और पार करना है। अगर पीटी उषा कछुए का पीछा कर रही है तो उसको 1 मीटर अभी फिर पार करना है। जब तक 1 मीटर चले पार करेगी तब तक कछुआ कुछ तो चलेगा, कितना भी मान लो चलेगा। वो जो 001 चलेगा वो भी तो कवर करना पड़ेगा, उसको फिर चलना पड़ेगा। उसके बुद्धि देने में तो कछुआ कुछ तो चलेगा, फिर कुछ सोच लो कुछ चलेगा। अब ये जो सीरीज बनेगी इनफाइनाइट, इसका कोई अंत नहीं, घटता जाएगा अंतर। अब वो कह रहा है थ्योरेटिकली स्पीकिंग कछुए को आप नहीं हरा सकते हो, लेकिन रोज हर गाड़ी दूसरे को ओवरटेक करती है, हर कछुआ हराया जाता है, तो फिर लॉजिक में या तो कहीं फ्लॉ है। लेकिन लॉजिक अपने आप में ऐसे देखो अपैरेंटली एकदम कंप्लीट लगता है। तो ये तो ठीक है कि तुम ओवरटेकिंग करते हो तो तुम इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर अखिल ब्रह्मांड के बारे में कोई ऐसा ही नियम बना दिया गया जिसको तुम एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, तब क्या होगा? तो तुमको वही बात आर्म चेयर थिंकिंग, उसमें कछुए और खरगोश या कछुए किसी धावक की रेस देख के कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, बल्कि विशुद्ध तर्क के सहारे बैठकर एक रचना, जिसको हम लोग दर्शन कहते हैं अपने यहाँ, वो जो टिपिकल मीनिंग है फिलॉसफी का अपने बैकग्राउंड में, ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं दर्शन फिलॉसफी वैसे ही है जैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं धर्म रिलीजन। लेकिन तुम भी जानते हो कि जो भाषा तैयार होती है वो एक कल्चरल बैकग्राउंड में तैयार होती है, और अक्सर हमारे लिए पैरेलल ढूंढना कठिन हो जाता है। ये वैसी और छोड़ो, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में बोले रोटी, इंग्लिश में बोले ब्रेड, लेकिन तुम्हारा रोटी कहने से जो चीज़ इंगित होती है वो यूरोप में ब्रेड कहने से इंगित नहीं होती है। वो ब्रेड से जिस चीज़ को इंगित कर रहा है वो रोटी जैसी नहीं होती है, जो रोटी कह रही है वो ब्रेड जैसी नहीं होती है। उसी तरीके से जो धर्म हम बोलते हैं तो जिस चीज़ का भान होता है हमको वो एग्जैक्टली वो नहीं होता है जिसको वो रिलीजन बोल रहा होता है। अब काम तो हमें चलाना ही है ना, ट्रांसलेशन तो करना ही होते हैं, तो ट्रांसलेशन में भी ये किया जाता है कि शब्द को रूढ़ किया जाता है। खास तौर से जब जो टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे हम ही लोगों का है तो उसमें हम ये कहते हैं कि इस शब्द का ये पैरेलल शब्द, मतलब जब हम धर्म कहें तो तुम रिलीजन समझना, खाली हम लोग उसकी हिंदी कहते हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं। दिक्कत ये आती है कि जब हम रिलीजन और धर्म को एक साथ लेके चलोगे तब क्या होगा, तो होता रहता है। इसीलिए तुम बहुत अच्छी सी किताब कोई पढ़ोगे तो उसमें डी फॉर धर्म ही लिखा रहेगा, उसमें ट्रांसलेट नहीं करते हैं वो, क्योंकि तो उनको ये पता है कि यहाँ पर यह दिक्कत। ठीक उसी तरीके से ये तो धर्म और जो है तुम्हारा रिलीजन वाला झगड़ा तो तुम्हारा सब्जेक्ट बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट होता है, ऐसा ही अनुवादों में अक्सर होता है। तो दर्शन और फिलॉसफी का वो बेसिकली आर्मचेयर थिंकिंग प्रोसेस।
दर्शन शब्द का ही मतलब, वैसे दर्शन का क्या अर्थ होता है? दर्शन करने जा रहे हो, अभी इतना बड़ा कॉरिडोर में सुना जी बना है, वो क्या करने गए? दर्शन करने गए, फिलॉसफी करने गए, क्या करने गए? दृश्य दर्शन, देखना, उसी से शब्द बना देखना। यहाँ पे जो इसमें वो अर्थ वहाँ जुड़ता है जाके, जब फिलॉसफी के अर्थ में आप दर्शन, तो यहाँ दर्शन का मतलब था कि जो आप एक खास मानसिक अवस्था में अपने इंटरनल ऑब्जर्वेशन या एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के सहारे देखते हो, मैंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, हमें जो कुछ पोजिशन में दे रहा है या जो वेद में दे रहा है वो एक पद्धति बता रहा हूँ, कह रहा है ऐसा करोगे तो वो जो विशुद्ध ज्ञान है वो तुम्हारे सामने अवतरित होगा, और वो जो भी अनुभव आपका होगा उस अनुभव को जब आप लिखते हो तब वहाँ पर वो दर्शन सांख्य है। तो सांख्य में जो कुछ भी है, वेदांत जो कुछ भी है, वेदांत विशुद्ध तर्क से नहीं चल रहा है, वो कुछ अनुभूतियों को एक्सप्लेन करने की और रिप्रोड्यूस या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ से जो चीज़ तैयार हो रही है उसको दर्शन कह रहा है। तो ये सारी बात हम तुमसे इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पे जाओ कि वो जब रेनेसां के बाद का पीरियड जिसको हमने तुमसे कहा ठीक से पढ़ लेना, तो जो मेरी चीज़ें जुड़ेगी वहीं जाके वो जो पीरियड जिसमें जब सेकुलराइजेशन होने की कोशिश कर रहा था, जो कि पेंटिंग से शुरू हुआ था और वहाँ से निकल कर वैचारिक स्तर पर आ रहा था, तो पेंटिंग के स्तर पे जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि हम खाली ईसा मसीह या बाइबिल या गॉस्पेल या ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की तस्वीरें नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कैसे पीछे टंगी हुई है सबसे किनारे, इसमें कहीं तो गॉस्पेल नहीं है, कहीं पे टेस्टामेंट नहीं, ऐसी तस्वीरें उन्होंने बनाई। दूसरा एक ट्रेंड आया हुआ पोर्ट्रेटिंग का, जो बड़े पैसे वाले लोग थे, जमींदार थे, उन्हें व्यापारी तैयार हो रहे थे, उनको पोर्ट्रेट बनवाने का शौक हुआ और पेंटर्स के पास एक बड़ा भारी काम उन्हें मिल गया कि हर राजा महाराजा वो कोई भी उनका किला है, कोई भी कुछ है, तो बड़े बड़े आर्ट पेंटिंग्स है, वो ईश्वर नहीं है, कोई राजा है, कोई सूबेदार है, कोई व्यापारी है, कोई नाइट है, जो भी है। अब ये जब आपने सेकुलराइजेशन शुरू कर दिया और इसको वैचारिक स्तर पे लाना चाहते हो, वैचारिक स्तर पे जो कुछ आपके पास है वो थियोलॉजिकल है या कह लो सिंपली रिलीजियस है, कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर की मान्यता जुड़ी हुई है। वही समय है जब वो अवतरित होते हैं और ये कहना शुरू करते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सब एक ही दौर की घटना थी। तो जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्यों लानी पड़ी उसको? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसलिए लानी पड़ी कि जब आप ये नहीं मान, इससे तुम्हारा काम नहीं चल रहा है कि ईश्वर ने राजा को राज्य करने के लिए नहीं है, तो ईश्वर के लिए तुमको कहीं कोई विकल्प लाना पड़ेगा, और राजा क्यों राज्य कर रहा है ये बताने के लिए भी तुम्हारे पास कोई दूसरी चीज होनी चाहिए। तो वो क्या है? तब फिर होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लाएगा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लाओगे तो जैसे ईश्वर को जानने के लिए 1000 ग्रंथ रचे गए, वैसे ही सोसाइटी को या वो जो सोशल फिनोमेना है या वो जो सिस्टम है या जो वो ऊर्जा है, जो ताकत है, जो पावर है, उसको समझने के लिए भी आपको 1000 ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। ये एक कंपल्सन था जिसने धीरे धीरे सोशियोलॉजी को पैदा करना शुरू किया। तो अब देखो इसमें पीछे ये जो चीज निकल के आ रही थी, जो कि आगे कौन के समय मैच्योर होकर एक नाम लेके सामने आती है, उसमें ये तो तुमको इतनी देर में समझ में आ गया कि उसमें सेकुलराइजेशन का प्रोसेस था, मतलब अनिवार्य अवतरण है उन्होंने, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसमें आप कहीं ये नहीं कह सकते कि समाज इसलिए होता है कि ईश्वर ने बनाया, या समाजशास्त्र इसलिए आया कि ईश्वर की कृपा थी तो कौन के ऊपर वो सब तारी हो गया, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें? जब वो धर्मशास्त्री पद्धति नहीं है तो आपके पास कोई तो पद्धति होनी चाहिए। कौन सी पद्धति होगी? नेचुरली किसी भी देश काल में जो चीज सबसे डोमिनेंट होती है उसी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, और जिस समय सोशियोलॉजी का रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो या ये नए किस्म की जो ज्ञान की शाखाएं थी, जब इनका अवतरण हो रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा जो चमत्कारी अचीवमेंट्स थे वो थे फिजिक्स के।
मैंने जो कुछ भी गैलीलियो कर रहा था, जो कुछ कोpernicus कर रहा था, और वहाँ से चलते हुए तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि हम लोग बच्चा किताब में पढ़ के छोड़ देते हैं कि एक केतली के ऊपर ढक्कन उछल रहा है। क्या था? अगर बात वहीं पे खत्म हो जाती, ईश्वर की इच्छा से ढक्कन चल रहा है, तो स्टीम इंजन नहीं बन पाता। जब स्टीम इंजन नहीं बनता तो फिर इलेक्ट्रिक इंजन भी नहीं बनता, तो कॉलोनाइजेशन भी नहीं होता, तो मास प्रोडक्शन भी नहीं होता। तो एक नए मॉड ऑफ प्रोडक्शन जो दुनिया में जो कैपिटलिज्म पे बेस आया, शायद वो भी हमारे पास न होता, रेडियो न होती, पत्नी न होती, अमेरिका पे अंग्रेजों का राज न हुआ होता, जाने क्या क्या होता। तो जो असली खेल दिख रहा था वो दिख रहा था कहाँ पर? बैक्टीरियल साइंसेस के लेवल पर, उसमें पर्टिकुलरली फिजिक्स। तो सबसे पहले वो जो उनका जो धर्म दर्शन था उसमें जो सबसे बड़ी चोट थी, यद्यप सजा सुनाई गई लेकिन फिर भी कर दी गई। जो बेसिक था कि जो एकदम टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, जो साफ साफ की धरती चौकोर होती है और खत्म हो जाती है और फिर अनंत समुद्र को प्राप्त होता है जिसका कोई अंत नहीं है, और धरती का चक्कर सूर्य लगा था, वो सारी कहानी उसने। देखो बाद में हुआ कि ये सैटेनिक इम्पैक्ट है इसके ऊपर, इसको माफी मांगनी चाहिए, इसको सूर्य को चढ़ाते हैं, वो माफी मांगी उसने, सब अपनी जगह पे काम किए, लेकिन उन लोगों को समझ में आ गया था कि बात ये सही कह रहा है, और अंततः उसकी बात पॉपुलराइज भी हुई, लोगों ने माननी भी शुरू करी। तो और इस तरीके के जो यंत्र उपकरण बन रहे थे तमाम सारे, जिनसे डायरेक्टली जो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग था उसकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, और लग रहा था एक मतलब आभास सा हो रहा था उस समय के जो कर्ता धर्ता लोग थे, जो सोचने समझने वाले लोग थे, या जो ताकतवर लोग थे, उसमें से बहुत से लोग सिंसियर भी थे, जिनको लग रहा था कि ये मानवता का एक टर्निंग पॉइंट है, जिसके बाद जिसकी हम कल्पना करते रहे हैं। कल्पना हमेशा एक ही नहीं है, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे धर्म हो, चाहे कबीलाई जीवन हो, कि एक ऐसी कोई सोसाइटी होगी जिसमें सब लोग सुख से रहेंगे। यूटोपिया भी उसी तरह की एक कल्पना है। तो वो चाहे यूटोपिया के नाम पे हो, चाहे स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग में होगा कि कल को तो एक होगा, तो कल को इसके नीचे जाके जो लोग आते हैं उसको मिल जाएगा, सब लोग संतुष्ट हो। इसीलिए अल्टीमेटली क्या होता है कि जहाँ कहीं भी ऐसा थॉट चलता है, वो अंततः इस पर पहुँच जाता है कि समानता होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी एक की इच्छा पूरी होने से स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग होने में सबकी पूरी हो। अब इसके आगे फिर उसमें बहुत भयंकर बातचीत है, उसको किराया करनी होगी। तो उस समय लोगों को ऐसा सच में लगने लगा कि एक ऐसा जिन हमारी पकड़ में आ गया, जादू हमको मिल गया है, ये जो साइंस नाम की चीज है, और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा है, इधर डार्विन जो कुछ कर रहे थे, उसके बाद उधर फ्राइड अवतरित होते, मैंने लगा कि हर चीज हम जान सकते हैं, हर कुछ मानव कर सकता है। उसका इतना भयंकर असर था कि अगर तुमको याद हो अपना बच्चा क्लास, तो उसमें तक में तुमको लिखने को निबंध दे दिया जाता विज्ञान के चमत्कार, और उसमें तुमसे टीचर उस समय की उम्मीद करती है कि तुम लिखो कि विज्ञान के सारे मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। तो उसमें गर्व से दिखाया जाता है वो चांद पे जा सकता है, वो अंतरिक्ष को जीत सकता है, वो समुद्र की गहराइयों में जा सकता है, वो पहाड़ की ऊंचाइयों में चढ़ सकता है, और नदी का मुंह मोड़ सकता है। थोड़ी देर जो बच्चा लिखता है उसको सच में लगता है कि सब अगर ब्रह्मांड में मनुष्य एक इतनी बड़ी शक्ति है कि वो सब कुछ जीत सकता है, सब कुछ उसके काबू में है। तो ये एक माइंडसेट था 200-250 साल पहले का यूरोप में, जिस समय लोग सच में ये सोच रहे थे कि अब पूरी प्रकृति हमारे काबू में नहीं हो ना, वो पाना था। अब उलट सोचना शुरू हो गया, तब आप इकोसिस्टम की बात करने लगे, तो ये बात होने लगी कि रिस्क सोसाइटीज क्या होती है, लेकिन उस समय तो यही था। भाई सोचो ना कि आदमी जो एक नाव से नदी नहीं पार कर पाता था, और स्टीम इंजन लगते ही बड़े बड़े लोहे के जहाज अटलांटिक के आर पार होने लगे, छोटी ताकत थी। और अगर ये ताकत न होती तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया में राज कर पाती, हिंदुस्तान में राज कर पाती, या स्पेनिश लोग जाके मानव और इन सभ्यताओं को उजाड़ डालते, तो सच में लग रहा था कि दुनिया जीती जा सकती है, और पवित्र शासन करने के लिए मनुष्य को ईश्वर ने भेजा है। तो ऐसी भाई जब कहानी होगी तो आपको उसी के
अनुकूल चलना होगा ना ज्ञान के क्षेत्र में ही। ये तो एक इंटरएक्शन होता है, ज्ञान व्यवहारिकता को प्रभावित करता है, व्यवहारिकता ज्ञान को प्रभावित करती है। तो फिर आपका तरीका क्या होना चाहिए? माने ये तो उधर तय हो गया कि भाई कोई एक ऐसी ताकत है सामाजिक या सामाजिक प्रणाली है जिसको हमको जानना समझना पड़ेगा, क्योंकि संसार को संचालित करने में या मानवीय संसार को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और शायद सबसे बड़ी भूमिका है। अब प्रश्न था कि इसका अध्ययन कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है कि समाज के बारे में उससे पहले कोई अध्ययन नहीं हो रहा था, दुनिया में हो रहे थे, वहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था। 10 कमांडमेंट्स अगर आ रहे थे तो क्या था? जो प्रैक्टिकल रिलीजियंस कहलाते हैं, जो सोसाइटी थी क्रिश्चियन या इस्लामी, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं तो वही है जो यहूदियों को हजरत मूसा को मिले थे 10 कमांडमेंट्स, जिसकी ऑथेंटिसिटी इस तरह से एस्टेब्लिश हुई थी कि वो डायरेक्ट ईश्वर ने उनको दिए थे। जैसे हम लोग आजकल की कोई भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी इस पर होती है कि संविधान सम्मत है कि नहीं। तो वहाँ पर क्या था कि ईश्वर होना चाहिए, तो बोले कि जब सूर्य की पहाड़ी में चले मूसा तो वहाँ तो उनको ईश्वर ने 10 निर्देश दे दिए कि ये आप ले जाओ, और जो इजिप्ट से भाग के आए हो सबको लेके उनको सबको इसी के हिसाब से चलाओ। तो उन 10 में से 4 में तो ईश्वर के बारे में बात की है, बच्चे 6 में आपके सामान्य आचरण वगैरह के बारे में बात है। कह रहे भाई चोरी मत किया करो, पड़ोसी को मत सिखाओ, दूसरे की औरत पर निगाह मत रखो, लालच मत करो, इस तरह की चीज़ें। ये क्या है? सामान्य जीवन की तो बात हो रही थी। ये जो शरीयत कहलाता है अल्टीमेटली क्या है? सामाजिक जीवन की तो बात हो रही है। जो तुम्हारे यहाँ धर्मशास्त्र कहलाते हैं उसको हम लोग स्मृति कहते हैं। स्मृति या स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र उन्हें होना ना कौन सी है? और बोलते हैं अलग-अलग युगों के हिसाब से स्मृति आती है। पूछा वो तो खास बात नहीं, दो ही महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। इसलिए जो लोग लॉ वगैरह पढ़ते हैं उनसे बात करोगे तो उनको नारद और बृहस्पति का नाम देते, क्योंकि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत डिटेल डिस्कस होगा। टोटल जो हम लोगों को मेंशन मिलता है तरह अलग अलग किताबों में, तो 140 स्मृतियों का मिलता है। 140 में से मेरी ऐसी है जिसमें मतलब लगा दिया गया वृद्ध बृहस्पति, लेकिन फिर भी 40 हैं जो कि पब्लिश है हम लोगों को मिलती है और जिनके मतलब रेफरेंसेस में मिल जाते हैं। तो 40 तो है और 40 में से 20 बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, जो कि करीब करीब पूरे पाठ उनके उपलब्ध हैं और समय समय पर अलग अलग देश काल में प्रभावी भी रही है। सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र मनोहर यादव था और उसमें भी ये बात है कि सबसे महत्वपूर्ण मन में बाकी सबका बेस मन बनते हैं। हाँ, तो बात असली ये है कि उसको हम लोग स्मृति ग्रंथ कहते हैं या उसका दूसरा नाम है धर्मशास्त्र। मोटवानी का देखे हो गया रेफरेंस, केवल मोटवानी उनकी किताब का नाम है मानव धर्मशास्त्र। मानव मतलब ह्यूमन मन का, उसी से मानव शब्द मन का धर्मशास्त्र और दूसरे जो है धर्मशास्त्र। तो अब धर्मशास्त्र नाम है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर तो वही है जो तुम इंडियन सोशल थॉट और इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हो। समाज का संतरण कैसे होगा, वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम जो पूरी व्यवस्था उसमें दी गई है उसको क्या कहते हैं? वर्णाश्रम है। तो वर्णाश्रम संस्कार यही सब तो उसमें दिया हुआ। ये सब क्या है? सामाजिक जीवन को संचालित करने के विधान। मेरा कहने का मतलब ये कि जब ये इधर बात आई कि चलो समाज का अध्ययन किया जाए, तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी कि समाज का अध्ययन नहीं होता था और कोई नई चीज कुछ खोज रहा है। बात असली यही थी कि समाज का अध्ययन निर्देशन तो होता ही रहता था, हमको चाहिए कुछ नया तरीका। और वो नया तरीका क्या होगा?
तो नया तरीका वही होगा जो जादू हमारे हाथ लगा है फिजिक्स के नाम पे। तो जो फिजिक्स के या मटेरियल साइंसेस के जो प्रोसीजर्स हैं, जो मेथड है, जो मेथडोलॉजी है, जो तरीके हैं, वो हमको ग्रहण करने, जिसको के अंत में घूम फिर के सब समेट के एक शब्द उसके में कर दिया गया तैयार, साइंस या साइंटिफिक अप्रोच। इसीलिए जब तुम उसको पढ़ो, जैसे कौन को देखो पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म तो जो बातें करता है वो वही तो है जो हम लोग साइंस के नाम पे तुमको बताते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। वही जो बताता है पॉजिटिविज्म ये होना चाहिए, उसी से जुड़ी हुई चीज़ है जो तुमसे अपने तक कहा था कि उसको पढ़ो तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी भी तुम जाओगे कि रिसर्च के लिए किसी सुपरवाइजर के पास या किसी सीनियर के पास, तो ये बड़ा अच्छा माना है एम्पिरिकल स्टडी। एम्पिरिकल स्टडी मतलब कि सर्टिफाइड है कि ये कोर सोशियोलॉजी है। अगर स्टडी एम्पिरिकल नहीं हो तो फिर वो मतलब थोड़ा साइड ट्रैक है मामला। तो एम्पिरिकल स्टडी क्या उसके अपने और ऑब्जेक्टिविटी, ये एक क्लस्टर है फिलहाल। तो पॉजिटिविज्म के हम बात करें, चाहे साइंस की बात करें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई ऑब्जेक्टिविटी। अब इतनी कहानी के साथ तब वो निकल के आता है कि उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें लिख दिया उन्होंने एक शब्द पॉजिटिव फिलॉसफी में सोशल फिजिक्स, सोशियोलॉजी, और वहां से समझना शुरू हुआ। तो अब देखो होता है, होता ये है कि चूंकि हमारा एक आग्रह था कि हमारा जो पद्धति शास्त्र है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। तो अब वैज्ञानिक हो कैसे? मटेरियल साइंसेस को आप डायरेक्टली फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट है, आपका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है। सिंपल सी बात है, तुम लोग ये समझते चले। लेकिन हमारा एक आग्रह था कि हमारे उन्हीं की तरह होना चाहिए, तो वो आग्रह एम्पिरिसिज्म में कन्वर्ट होता है। और एक तुमने डायलेमा या द्वैधता पढ़ी होगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च से ही क्योंकि उसका शब्द है तो उसका अर्थ है क्वांटिटेटिविज्म, जैसे एम्पिरिकल होना और एम्पिरिसिज्म। अब इसमें भी इज्म लगा, तो अगर मन हो तो इसको भी क्वांटिटेटिव में पढ़ा सकता है। यह क्या चीज है, इसको क्या कहेंगे? परिमाण, परिमाणवाद। यही कहेंगे ना क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्या कहते हैं? नहीं वो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एक यूज है, क्वांटिटेटिविज्म एक डिफरेंट यूज है। जैसे एम्पिरिकल एक यूज है, एम्पिरिसिज्म साइंस, साइंटिसिज्म सर वो एक पर्सपेक्टिव हो गया ना करके नहीं, कुछ नहीं हुआ ये हो। अब इसको सामान्यता कहते हैं कि जब अति हो जाती है तो इसमें कन्वर्ट होता है। दूसरे क्या होता है, तुमसे तो पहले भी कहा था कल कि जो शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट भाषा पे निर्भर है, मेंटल कॉन्सेप्ट है, तो शब्दों के प्रयोग में बहुत सतर्क होना चाहिए। होता यह है कि जिस चीज को हम कहेंगे एम्पिरिकल और जो उसका क्रिटिक कर रहा होगा वो कहेगा ये है एम्पिरिसिज्म। अब आई ना बात समझ, हम नहीं सहमत हैं इससे, तो जो पॉजिटिविस्ट होगा वो कहेगा कि ये पर्टिकुलर जो स्टडी है पॉजिटिव है, हम कहेंगे पॉजिटिविज्म है, मतलब वाद है, अतिवाद। साइंटिफिक अप्रोच को जो क्रिटिसाइज करता है वो सोशियोलॉजी में कहता है, सोशल साइंसेस में कि साइंटिसिज्म का बोलबाला हो गया, मतलब अति आग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं कि दुराग्रह, कि हमको हर चीज स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट करनी है। तो हुआ उसमें तुम गौर करोगे कि जो ये 50 के बाद भी जो एक ट्रेंड आया, या पर्टिकुलरली ये समझो कि जब चीजें अमेरिका यूरोप से शिफ्ट होनी शुरू हुई अमेरिका की तरफ, और यूरोप के अंदर में तुम देखोगे जो सोशियोलॉजी का ट्रेडिशन है उसमें जो जर्मन ट्रेडिशन है और जो इंग्लिश ट्रेडिशन है, दोनों के ट्रेंड डिफरेंट है। अमेरिका में क्या था कि उनके पास हिस्ट्री नहीं, उनको बहुत ज़्यादा कोई चिंता नहीं थी कि हिस्टोरिकल स्टडी करें और हिस्टोरिकल थ्योरीज को और उनकी कंटिन्यूटी को देखें।
वो एक नया समाज डेवलप हो रहा था जिसमें उनको फौरी समस्याओं के इलाज चाहिए थे। तो वहाँ पे एम्पिरिकल और सर्वे बेस्ड वर्क का बहुत गुंजाइश थी और चला। इसीलिए तुम देखोगे कि वहाँ पे यूरोप में एक लंबी सीरीज के बाद वहाँ कौन निकल के आ रहा, पार्सल्स। ऐसा नहीं कि बाकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जो क्लासिकल वाला दौर था। और इधर तुम जर्मनी में देखोगे कि तुम्हें सोचो था ना कि वेबर जैसा बड़ा थिंकर, मार्क्स जैसा बड़ा थिंकर, दोनों एक साथ जर्मनी में हो रहे। कौन कहाँ का बोलते जाओ ना, बड़े सिस्टम बिल्डर्स तो यही, इंग्लिश नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लेते हैं, पढ़ा होगा तो उसका थ्योराइजेशन और वेबर का थ्योराइजेशन कहीं कोई पैरेलल नहीं है। स्पेंसर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि ये जो कॉम्प वगैरह थे इसको उसने इंग्लिश में वहाँ पे प्रस्तुत कर दिया, तो ये पूरी दुनिया में उनका फैलाव हो गया। तो समाजशास्त्र के प्रसार और उसके इतिहास में आ रहा है। बाकी स्पेंसर का थ्योराइजेशन तुमने भी देखा है, ठीक है, प्रोलिफिक ऑथर है, बहुत बड़ा उसने काम किया, लेकिन अगर तुम उसको वेबर या मार्क्स के सामने खड़ा करके देखोगे नहीं। तो ये जो ट्रेडिशन थे, तो मतलब कि हमको हर चीज को, अब आपके पास और कोई तरीका तो था नहीं, आप ह्यूमन रिलेशनशिप को टेस्ट ट्यूब में तो डाल नहीं दोगे, तो क्या करोगे? तो एक सबसे बड़ा तरीका है कि उसको मैथमेटिकल कर दिया जाए, चीज़ों को सांख्यिकी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसीलिए अक्सर तुम देखोगे कि समाजशास्त्र का जनक कौन था और जब वो पहला समाजशास्त्री कौन था, क्योंकि कौन जो बात कर रहा है समाजशास्त्री वो खुद वैसा कुछ नहीं कर रहा है। और सत्य तो ये है कि कॉम्पल स्पेंसर में भी हम लोग उतना ही समाजशास्त्र में रखते हैं जो समाजशास्त्र को सूट करता है। अब उनकी जो लाइफ का सेकंड पार्ट था जिसमें हम लोग डाइवर्ट हुए, उसको समाजशास्त्र के अंदर हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मैंने एक डिफरेंट फिलोसफिकल अप्रोच की ओर वो लोग बढ़ गए। तो अब आपको करना था उसको मैथमेटिकल किसी भी तरीके से उसको सांख्यिकी रूप देना था, और सांख्यिकी रूप देने का उद्देश्य बात जो है असली वो ये था कि ये साइंटिफिक प्रतीत होना चाहिए और हम ये क्लेम कर सके कि एक ब्रांच ऑफ साइंस ये है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि एरो डेफिनेशन थी साइंस की, इसी को आगे वेबर डील कर रहा है। अब ये पर्सपेक्टिव है। तो अब यहाँ पर एक समस्या हमारे पास आई, समाजशास्त्र में। तो समाजशास्त्र में क्या, उस समय पूरी दुनिया में जो भी सोशो पॉलिटिकल थॉट था उसके सामने एक समस्या थी कि ये जो कोई भी चीज़ है जिसका हमें अध्ययन करना है, जिसको हम सोशल सिस्टम कह रहे हैं, कभी सोशो पॉलिटिकल सिस्टम कह रहे हैं, कभी सोशो इकोनॉमिक सिस्टम कह रहे हैं, माने ह्यूमन बीइंग का जो नेटवर्क है उसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, अगर हमको उसको समझना है तो हम उसको कैसे समझें, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, वो कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है। वही तो वेबर कह रहा है कि फॉर द टाइम बिंग हमको सोशल एक्शन का स्टडी करना है, और हमको इतनी बड़ी बातें छोड़ देनी चाहिए कि हमको रिलेशनशिप्स का स्टडी करना है, क्योंकि एक्शन के सहारे हम रिलेशनशिप्स को पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ क्या था कि एक नई दुनिया बन रही थी, तो जो भी थिंकर यूरोप में उस समय जिसके पास दिमाग था और मेहनत थी, तो उसको सपना ये दिख रहा था कि एक नई दुनिया का नक्शा बनाकर हमको रखना है कि हमको किस ओर बढ़ना है। क्योंकि यूटोपिया तो कह रहे हैं कि यूटोपिया एक नक्शा है, तो क्या मार्क्स यूटोपियन नहीं है? अपने पर्सपेक्टिव से तो है। एक्सप्लेन करो सब लोग, यूटोपियन है कि नहीं और है तो क्यों? सर मार्क्स इक्वालिटी की बात करते हैं और इक्वालिटी हर फील्ड में, तो जो इक्वालिटी उनका जो मेन उसका पीछे का जो रीज़न था इक्वालिटी का, वो यही था कि सब खुश रहें, सबको सारी मतलब सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो एक तरह से उनके दिमाग में था कि जब अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेंगी, आउटकम सबको बराबर मिलेंगे, तो सब एक मतलब उससे सब हैप्पी रहेंगे, मतलब एक पीसफुल सोसाइटी हो जाएगी। इक्वालिटेरियन सोसाइटी को इन्होंने एक एलिजन किया था। तुम्हारी बात हो गई, ये तो अभी भी नहीं आई बात कि तुम यूटोपियन क्यों है, ये तो तुमने बताया मार्क्स क्या कह रहा है, तो ये बात मुझे यूटोपियन क्यों है? सर वो भी एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं जिसमें कोई भी टाइप का स्ट्रैटिफिकेशन या डिफरेंशिएशन नहीं हो।
सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, तो सर ऐसी एक सोसाइटी जिसमें सब खुश रहे, तो सर ये तो एक यूटोपिया का एक एग्जाम्पल हुआ सर। तो इस वजह से उनका भी एक मतलब तुम्हारा कहना है ऐसा नहीं हो सकता। यस सर, मतलब एकदम स्ट्रैटिफिकेशन कंप्लीटली डिसअपियर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सर और उनके पर्सपेक्टिव से यही मतलब इसी से सब लोग खुश रह सकते थे अगर इक्वालिटी आ जाए। मुझे ये तो खाली वो नहीं कह रहा है कि दुनिया 10,000 साल की कह रही है। जब सब सोचा जाता है तो अच्छा होता है। एक दूसरे को देख के तो एक बार सोचो ना, तुम अकबर सम्राट था, अब तुमसे हम कहते तुम अकबर हो जाओ, सपोज एक मजा आएगी। अगर अकबर का स्टेटस मिल जाए किसी को, महान लगता है उसके साथ, शोभा नहीं रहे उसके बाद नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, पंखा नहीं होगा, एसी नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, बैठ पंखा चलना पड़ेगा। मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, वीडियो नहीं, वेब सीरीज नहीं, मेडिकल सुविधाएं नहीं, छोटी सी चीजें वो भी कर नहीं। सकते हैं। जरा वो बात आए 15 दिन लंदन कराएंगे पहले के जैसे जमाना भी तो नहीं है, पहले इतना और अकबर हो ये बात हो रही, अकबर बेचारे की क्या तक सर वही समझे तो बच नहीं सकता था वो। हाँ, उतने से ही वो मर जाता था, चाहे वो कुछ भी हो। अब प्रश्न ये उठता है कि अकबर सुखी था कि तुम, अकबर ज्यादा मस्त था कि तुम। सर ये तो कंप्लीटली ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो जाए। बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं यार, सारी बातें फैक्ट है। उसके पास एसी कूलर गाड़ी नहीं थी, नहीं सर, वो तो है, बट स्टिल सर क्या बात है, डिसीजन थी। चूज करना सर कि हमको वो लाइसेंस चाहिए या ये लाइसेंस चाहिए। नहीं अभी चूज क्या, अभी तो बात ये है कि अकबर सुखी था कि तुम। सर ये सारी चीजें तो रिलेटिव होती है ना, दूसरों को देख के ये डिसाइड अब करते हैं आई कि हम खुश बात हैं। असली, ये बात असल ये है कि समानता तो क्यों है। जब उस समय किसी के पास बिजली नहीं थी तो अकबर को कोई दुख नहीं था। हमारी बिजली 2 घंटे घट जाए तो उसको दुख है, सबके पास कार है, हमारे पास नहीं है तो हमको दुख है। कारण की चीज ही ना हो तो पाएगा दुख होता है। तो अंततः समानता इसलिए सूत्र बनती है। देखो ताकत हो या पैसा, उसका महत्व तब तक होता है जब तक इक्वलिटी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो कोई गंदा भी नहीं रहेगा। एक बात माफ करना, जैसे ताकत को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो कोई ताकतवर रहेगा नहीं रहेगा, पिरामिड ढह जाएगा। यही बात यहाँ की कही है। तो हाँ, बात असल ये है कि बात वहाँ पर ये थी कि जो रिलेशनशिप्स हैं उसको कैसे स्टडी किया जाए। तो रिलेशनशिप चूंकि एब्स्ट्रैक्ट है तो मैनिफेस्ट जो होता है वो क्या होता है। जैसे तुमसे कल कह रहे थे बिजली एब्स्ट्रैक्ट है तो पंखे से अध्ययन करें कि बत्ती से अध्ययन करें, तो उसका हम किस छोर से पकड़ें कि उसकी सच्चाई को पकड़ में। अब यहाँ से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फिर मैंने एक तो हो गया ब्रॉडर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो कि कह रहा है कि हम पॉलिटिकल साइंस से डिफरेंट हैं, इकोनॉमिक्स से डिफरेंट हैं, कल्चरल हिस्ट्री से डिफरेंट, हम इथिक्स से डिफरेंट हैं, हम सोशल फिलॉसफी से भी डिफरेंट हैं, हम सोशियोलॉजी थियोलॉजी से भी डिफरेंट हैं। उन सबसे डिफरेंट हैं क्योंकि हम साइंटिफिक अप्रोच से टिपिकली सोशल रिलेशनशिप्स की स्टडी करके जा रहे हैं। अब कह तो दिया रिलेशनशिप की या सोशल रिलेशंस की स्टडी करने जा रहे हैं, तो उस एब्स्ट्रैक्शन को हम पकड़ेंगे कैसे, इसको लेकर फिर डिफरेंट अप्रोचेस आती हैं। तो रिलेशनशिप्स का नेचर क्या है, तो 2 बड़ी धाराएं निकल के आती हैं जो तुम पढ़ चुके होगे, अब तो 6 बार चुके होंगे। तो एक कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स में, जिसको बड़ा इनोसेंटली वेबर कह देता है कि सोशल एक्शन का स्टडी करना, एक्शन के फॉर्म भी बहुत सारे। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट से अगर हम उनको स्टडी करें तो डिफरेंट फोर्सेस के नेचर को हम स्टडी कर सकते हैं। जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो रिलेशनशिप्स के डिफरेंट नेचर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। कैसे? कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करते हैं।
तो अब उसको हम लोग कभी मार्क्सियन अप्रोच कह के बात करते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच कह के बात करते हैं, वो रेफरेंसेस के साथ वो शब्द का प्रयोग पड़ जाता है। लेकिन निश्चित रूप से जो अप्रोच है इसका बेसिक और अल्टीमेट आदमी मार्क्स है। अगर आप मार्क्स का बेसिक समझ लेते हो तो फिर उसी में कनेक्शंस है उसके आगे जो भी लिटरेटार ये बोल रहा है, बनाइए बोल रहा है, फिर वो जो नियो मार्क्सिज्म समझ लो, नियो तो सब अपने आप में समझ में आ रहा है। एक हो गई कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है, जैसे इसके पहले का जो भी इवोल्यूशन हो रहा था थॉट का, उसमें हमने तुमको ये बताने की कोशिश की कि उस समय की दुनिया कैसी थी, उस दुनिया से ही ये चीज निकल के आई। अब ये जो सिस्टम बिल्डिंग का काम चलता है, इसके में भी तुमको ये दिमाग में रखना चाहिए कि उस समय दुनिया कैसी थी। तो दो धाराएं जिसका अल्टीमेट हमको मिलता है वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार के ऊपर, रशियन लॉ और अमेरिकन। वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के साथ, ईस्टर्न यूरोप रशिया के साथ, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब एक तरफ, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, ये तुम्हारा बेलारूस एक तरफ हो गया। अब तो सब जगह बेहतर हो गया। लेकिन ये जो डिवीजन हमको देखने को मिलता है, इससे पहले आइडियोलॉजिकल डिवीजन वहाँ पर शुरू हो गया। तो एक तबका वो था जो कह रहा था कि न केवल हम संघर्ष से चीजों को समझ सकते हैं, बल्कि संघर्ष से ही इन चीजों को इच्छित दिशा की ओर, एक्टिविज्म माने प्योर एकेडमिक्स नहीं, सिर्फ थ्योराइजेशन नहीं, उस थ्योराइजेशन के साथ उनका एक्टिविज्म। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका जुड़ा हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, दोनों तरफ जुड़ा हुआ था। जो लिबरल डेमोक्रेट्स थे, मैंने या जिसको बाद में राइट, इसमें यही होता है, जब तुम वामपंथी पुस्तक पढ़ोगे या विचारक से बात करोगे तो वो जो उसको सूट नहीं करेगा सबको कहेगा ये राइट विंगर है। राइट विंगर को जो कुछ भी नहीं सूट करेगा उसको कहेगा ये कम्युनिस्ट है। अब इसका फैसला कभी नहीं कर पाओगे। जैसे तुम कोई रशियन पब्लिकेशन जब पढ़ोगे तो तुम सारे रेफरेंसेस देख डालो और उसी टॉपिक पे कोई अमेरिकन, खासतौर से 50s का अगर पढ़ोगे तो 200 रेफरेंस इसमें दिए होंगे, 200 रेफरेंस इसमें दिए होंगे, एक और रेफरेंस टैली नहीं करेगा, इतना अलग है। तो वो एक अलग धारा चल रही थी, एक अलग धारा चल रही थी। तो ये जो था, जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, इसको बैलेंस करने के लिए इवॉल्व होता है। स्पेंसर की जो बेसिक इनोसेंट सी थ्योरी है, बहुत आसान सी लगती है, सारे की जड़ में वो क्या है, स्पेंसर क्या है, हाँ हाँ शुरू पढ़ा ऑर्गेनिस्टिक थ्योरी पढ़ाई गई थी। ये सब एक दूसरे को छुट्टी चलती है। यस, सबसे पहले वहाँ से शुरू किया गया था। ये पार्ट 1 में तुमको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि वो सावियवी सिद्धांत होता है। सावियवी सिद्धांत क्या है, जब याद आए तो बताओ। जो मानव शरीर की तुलना समाज से, जिस प्रकार से मानव का शरीर नमों से बना मजे की बात है कि इसको शारीरिक सिद्धांत नहीं कहते हैं, सावियवी क्यों कहते हैं? शारीरिक मतलब सब जीव होता है। जिस तरीके से जीव का डेवलपमेंट होता है उसी प्रकार से सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। समझे आप? एक कोशिकीय जीव होगा तो सावयव होगा कि नहीं होगा? होता तो है एक कोशिकी, वो सावयव होगा कि नहीं? ये भी छोड़ा है। सावयव का मतलब क्या? सर सावयव का मतलब होता है जो चीज बढ़ रही है आगे को, ग्रोइंग, तो उसको वृद्धिमान क्यों नहीं कहते? अवयव, उसी में सा जोड़ दिया। अवयव का मतलब क्या हुआ? बहुत आसान करो तो अंग। जैसे आप अंग कहते हो उसके साथ उसमें इनहेरेंट है एक अर्थ,
अंग सेपरेट यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो अवयव मतलब सावयव एक संपूर्णता है जिसमें, अब इसी को तुम जब आगे फंक्शनलिज्म में पढ़ो तो बोलते हैं कि यूनिट के सब यूनिट्स होते हैं, सिस्टम के सब सिस्टम्स होते हैं। वो इस एक शब्द में निहित है कि सावयव का मतलब कि एक इकाई है जो कि छोटी छोटी इकाइयों से बनी है। जब इसको बायोलॉजिकली कहते हैं तो ये है कि एक शरीर है जो कि विभिन्न अंगों से बना है। ये चीज इस बात की द्योतक है कि आप रिलेटिवली एडवांस्ड जीवधारी की बात कर रहे हैं। जितना इवोल्यूशन में आप आगे बढ़ोगे आपके जो अवयव है उनका जो एक तरीके से कह लो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो काम का बंटवारा है वो उतना ज्यादा एक्यूट होता जाता है, उतना ज्यादा अवयव कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। केचो तो भी से काट दो नहीं बनेगा, आपको काट दो तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ है केचुआ, उसका एक अंग दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। हम लोगों में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इतना एक्यूट हो चुका है कि दिमाग का दिमाग करेगा, हाथ का काम हाथ करेगा, काम हाथ करेगी। अगर काटाकाटी करोगे तो सावयव वो जो तुमको पढ़ाया गया और छोड़ दिया गया और एक्सप्लेन नहीं हुआ, कहानी वहां से शुरू होती है। वो जो सावयवी सिद्धांत की बात होती है कि उसमें कोई अलगाव थोड़ी है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। इसको में क्या था इवोल्यूशन टीचर, जिसके बारे में अक्सर ऐसा माना जाता है कि डार्विन से अडॉप्ट करके स्पेंसर के पास आ गई, लेकिन ऐसा भी लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन अब है या नहीं, लेकिन ये तय बात है, अपने दिमाग में बिठा दो कि जो भी ज्ञान का विकास उस पिछली और उसकी पिछली शताब्दी में हुआ, उसमें ज्ञान का ही नहीं, जो प्रैक्टिकलिटीज का डेवलपमेंट हुआ वो भी उस पर भी डार्विन का भयानक इम्पैक्ट था। हम लोगों के बोलचाल आचरण तक में डार्विन का असर है, हम नहीं जानते हैं। वो जो उसने एक बात बड़े धीरे से कह दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और दूसरा प्राकृतिक प्रवरण, कि प्रकृति चुनती है कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो देखो ये चीज तुमको छूट देती है कहीं ना कहीं मनोदशा के अंदर किसी की खोपड़े को पाँव रख देगी, जब ये प्रकृति का ही नियम है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो फिर हम इसकी चिंता ये क्यों करेंगे, इसकी सिनॉप्सिस पास होगी कि नहीं होगी। हिटलर के काम भी जस्टिफाई हो जाते हैं, सबके काम सारे दुष्ट कर्म उससे जस्टिफाइड हो जाते हैं कि आप सर्वाइवल के लिए कुछ भी करो, ये प्रकृति का एकदम बेचारा डार्विन जो ये बात कर रहा है इस लिहाज में नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कोई भी बात कही जाए उसका असर कहीं किसी भी रूप में ट्रांसलेट हो सकता है। तो दो व्यक्ति, एक डार्विन और एक फ्राइड, जिन्होंने पूरी दुनिया में भयंकर असर डाला। साइकोलॉजी में जब तुम पढ़ोगे तो फ्राइड के बाद बहुत थोड़ा सा काम हुआ है, जो उसने एक विशाल थ्योराइजेशन करके दे दिया, कॉन्शियस अनकॉन्शियस ये वो ईगो सुपर ईगो वाली कहानी साइकोलॉजी अभी उसी के इर्द-गिर्द वो भी बहुत सी चीजों के लिए जस्टिफिकेशन देता है, तमाम सारे के कुकर्मों के लिए वो जस्टिफिकेशन देता है कि वो अनकॉन्शियस का फंक्शन है, कि ईगो का है, कि सुपर ईगो का है, कि अभी एक हमारा ऑपरेट करने लगा और एक डायलॉग। इसलिए कह रहे हैं कि इनके असर को समाजशास्त्र में भी दिखाई देगी आगे चल के। अब ये जो सावयवी सिद्धांत था जिसमें इवोल्यूशन का सिद्धांत उसी से जुड़ी हुई बात है, ये सब होते करते अंत में ये आगे बढ़ता है और एंथ्रोपोलॉजी से होते हुए फंक्शनलिज्म के रूप में आपके सामने ये कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ जा रहा है। देखो जब आप कहते हो सावयव, तो सावयव से एक अर्थ निहित है बड़ा गंभीर, कि संपूर्ण इकाई के जो अंग हैं उनमें आपस में युद्ध नहीं है, वरना अगर तुम अपने हाथ से अपने तमाचे मारने लगोगे, सर में नीचे मारोगे तो सावयव एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप एज सावयव एग्जिस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, हार्मोनी डिफरेंट ऑर्गन्स में है। तो जैसे ही आप सावयव की बात करते हो वैसे ही आप हार्मोनिक कोऑर्डिनेशन का वगैरह वगैरह कोऑपरेशन वगैरह के अनजाने में आप अपनी दृष्टि उधर बढ़ा देते हो।
इवोल्यूशन में बड़ी विचित्र बात है कि इवोल्यूशन जो है वो कहीं कंट्राडिक्शन पे जाता है जब आप डार्विन की बात करने लगो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करने लगो, और जो अपने प्योर फॉर्म में जो सारे सिद्धांत है वहां पे क्या है, मिलजुल के रहते हैं। अगर मिलजुल के ना रहे, मान लो थोड़ा संघर्ष भी हो, कभी लीवर खराब हो गया, कभी आंख में सूजन हो गई, कभी कान में दर्द होने लगा, ये क्या है, ये क्षेपण, मूल प्रकृति नहीं है। मूल प्रकृति क्या है, सारे हम एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, हाथ मेहनत कर रहा है, चलवा रहा है, हाथ देख रही है, तो बेसिक चीज, जरूरी चीज क्या है, उनके कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन और कोऑपरेशन को और करेंगे जब हम, तभी हम सारे को समझ पाएंगे। और वहाँ क्या हो रहा है कि जब हम संघर्ष को समझेंगे तभी हम प्रकृति को समझ पाएंगे। दो पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर बेसिक मिल गए, जो दोनों पॉपुलर इसलिए हुए कि दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े थे, तो किसी तीसरे के लिए कोई गुंजाइश, जो दो सबसे तगड़े लोग यहाँ पे लड़ने लगे तो बाकी बेचारे क्या करेंगे, भाई कमजोर होंगे तो तगड़े लोग छुड़ा देंगे, तो तगड़े वाले लड़ने लगेंगे तो कमजोर वाले कपड़े के बाहर हो जाएंगे। बाकी जो कुछ भी था समाजशास्त्र वो कपड़े के बाहर हो गया। इसलिए जब पढ़ते हो थ्योरी याद करो, बड़ी थी सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तुमको पढ़ाए गए फंक्शनल अप्रोच और कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, और दोनों की जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उन्हीं दो अप्रोचेस से पर्टिकुलरली जो क्लासिकल थिंकर है उसमें से निकल के आते हैं। और अगर वो नहीं भी है तो हम उनको टैग करते हैं कि ये फंक्शनलिस्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को फॉलो करता है। तो अब इसके दो तुम्हारे पास तगड़े रिप्रेजेंटेटिव निकल के आते हैं, एक मार्क्स हो गया, इधर अल्टीमेट रिप्रेजेंटेटिव है पार्सन्स। सबका जो एक्यूमुलेशन हो गया वो जो एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस देने की कोशिश करता है, लेकिन जो एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो सोशल सिस्टम में सोशल और सोशल एक्शन को बात कर रहा है उसको वो मॉडिफाई करता है 50s में आके, जो कि आमतौर पर नहीं पढ़ाते हैं लोग यहाँ। 50s में आके उसको मॉडिफाई करता है, फिर उसके बाद एक नई धारा बनने के लिए न्यू पार्सोनियन थियरीज इधर उससे कुछ काम करना है। अब एक ये फेज है तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव्स का, लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सोशियोलॉजी जो इवॉल्व होना शुरू होती है वो इस कंट्राडिक्शन से पार जाने की कोशिश, जिसको तुम रिसेंट ट्रेंड कह के पढ़ते हो। तो जैसे इसका एक बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल सिचुएशंस का, जिसमें से ये चीजें निकल के आई, ठीक उसी तरीके से जो अगला दौर है, अगर वो क्या कह रहा है डेरिडा या सोशियोल, इससे हमें मतलब नहीं, उनकी सुनी क्यों जाने लगी, ये हमारे लिए यहाँ पर अपने डिस्कशन में महत्वपूर्ण चीज है। सुनी क्यों जाने लगी, ऐसा नहीं कि वो लोग जो कह रहे तो पहले कभी किसी ने कहा ही नहीं था, बातें हमेशा होती रहती है, आज भी थी, 2000 साल पहले भी थी, लेकिन जो सिचुएशंस होती है, जो सोशो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, उसमें कोई बात सुनी जाने लगती है, उसका महत्व बढ़ जाता है, पॉपुलराइज होने लगती है, उसको एथेंटिक माना जाने लगता है, डिस्कशन में आ जाती है। ये जो अप्रोचेस थी जिसको हम क्लासिकल कहते हैं, जिसको हम मैंने वो मेटा नैरेटिव्स कहते हैं, सिस्टम बिल्डर्स की जो हम बात करते हैं, उनको लेके रिजेक्शन और नई तरफ जो हमारा ओरिएंटेशन हुआ वो क्यों हुआ, इसको इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें तुम्हारे लिए बहुत मजेदार है कि वो रिसेंट हिस्ट्री है, वो मतलब वहां से चल के और तुम जहाँ जी रहे हो, चल फिर रहे हो, वहां तक आती है। अब इसमें कोई मध्यकाल की बात नहीं है, कोई पोप और चर्च की लड़ाई की बात नहीं, गैलीलियो की बात नहीं है, ये कहानी तो पिछली शताब्दी से लेके, और बल्कि पिछली शताब्दी का भी माप रखते तो पिछली आधी शताब्दी लेके 50s से लेके, और उसके आगे दुनिया में क्या हुआ, कैसे घटित हुआ, क्यों हुआ, या वही की मैंने पोस्ट मॉडर्निटी की पैदाइश की कंडीशंस क्या थी, अगर एक शब्द से उसको उठाएं, उसमें बहुत से नियो आंदोलन, बहुत से पोस्ट आंदोलन है, लेकिन टोटल जैसे हम उसको नहीं कह देते हैं कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत सारे थे, सब मिला के हमने कह दिया प्रोटेस्टेंटिज्म, लगभग तुम वैसे ही चीज समझो कि बहुत सारी जो विचारधाराएं और आंदोलन उन सबको मिला के हम कह देते हैं पोस्ट मॉडर्निटी। अगर उसमें क्या है ये नहीं बता रहा है, खाली ये बता रहा है कि मॉडर्न नहीं है, उसके
इसी से मिलती जुलती तुमने पढ़ी होगी तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो भी मान के चलो कि ऑब्सोलीट हो गया, उसकी जगह यही टर्म और यही कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रही है, उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। कितनी देर हो गई? कल क्या करें ये बताओ। टाइम पूरा कैसे कर दिया? वो कौन से टाइम मशीन है यार? तुम लोग समझ लेते हो, लोग वहाँ पे लड़ाई देखते हैं कि इसे छोड़ दिया तो छोड़ दो। तब तुम लोगों को भी डांट पड़ेगी, तो बता देंगे लोगों का टाइम पूरा उन्हें बता दिया। आगे चलने के लिए देखो, अब ऐसे भी तुम मान के चलो, अगर तुम सीरियसली पढ़ चुके हो और तो दुनिया में कहीं भी आओ कोई नई बात तो तुमको बता नहीं देगा। मार्क्स ने वही कहा जो कहा, कहीं चले उसको तुम कैसो पढ़ो नया। इसलिए हमारे पास अपनी एक दृष्टि सर्च करने यार वो एटलीस्ट खुश हो रहे हो तो चीज़ों को देखने का एक कोई तरीका आपके पास अपना होना चाहिए। आपका नजरिया क्या हो और अपना कोई इसका मतलब नहीं कोई नया आविष्कार आप करो, दूसरे की बात हमको भली प्रकार समझ में आए, इसलिए जरूरी है कि हमको उसका नजरिया पता होना चाहिए। कल ये बात हुई ना उदय गुरिये श्रीनिवास देसाई को पढ़ो, क्या है उसमें समझ में 2 मिनट में तो समझ में आएगा। जैसे तुमको कास्ट सिस्टम में क्लियर है, तुमको देसाई समझ में आएगा। उसका तुम हेमंत श्रीनिवास और श्रीनिवास क्या है, डॉक्टरेट कास्ट और नहीं पता है क्या? सबको पता है। अब क्या पढ़ो? लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि एक चीज जाके व्यवस्था है, उसी पर मैं चंद्रवाद बात करेंगे, उसी पे गुरिया बात करेंगे, उसी पे देसाई बात करेंगे, उसी पे तुम भी करोगे। प्रश्न ये है कि अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देसाई जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और हेमंत श्रीनिवास जो कह रहे हैं वो समझ पैदा करना, पर्सपेक्टिव आपका इवॉल्व हो, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। उसको छोड़ नहीं, जैसे लोग मैं जाओ मिनट में निपटा। हम भी ये चाहते हैं कि इनको 5 मिनट में बता दें, हम लोग वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है साइड बेटा देख लेना अपने अटेंडेंस वाले प्रश्न को। अपना पर्सपेक्टिव डेवलप होने की बात नहीं, देखो 5 मिनट में समझ में आया। खाली एक चीज को जाति की डेफिनेशन बता सकते हो, तो सबसे सिंपल सबसे बेसिक डेफिनेशन होता था क्या जाति की, बचपन से पढ़ा था, एक डेफिनेशन बतानी पड़ेगी सबको। डेफिनेशन बताओ, एकदम बच्चों की तरह से बीए पार्ट 1 पढ़ा है। हाँ बोलो। हाँ एक पहली डेफिनेशन है, कास्ट इज क्लोज। अगर एक और याद करो, अच्छा छोड़ो, जाति की विशेषताएं पढ़ेंगे। हाँ एस्क्राइब्ड है, क्लोज है, समाज का खंडात्मक विभाजन जी सबको याद है। अब देखो जैसे ही आप कहते हो जाति एक वर्ण वर्ग है, इसके इम्प्लीकेशंस कितने मेंटल हो। मतलब पहली बात तो इतना हो गई कि आप जाति को वर्ग के सहारे समझना चाहते हो। जाति की वैसी ही डेफिनेशन है जैसे कोई कहते साइकिल क्या होती, तो बोले मोटरसाइकिल के इंजन निकाल दो तो साइकिल आप जाति नहीं बता पा रहे इसका मतलब।
फिर दूसरी डिफिनेशन जो आपको पढ़ाई जाती है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, कहते हैं when the class is somewhat strictly hereditary with equality caste, जब कोई वर्ग स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी हो जाता है, वंशानुक्रम पे आधारित हो जाता है, तो उसको ये कोई डिफिनेशन है। लेकिन हमें ये लिमिट है, माने लिमिटेशन जो आज के व्यक्ति है और जो उसका यूरोसेंट्रिज्म है, जो उसका एथनोसेंट्रिज्म है, जो वेस्ट से चल के आया और उसके पास अपना एक प्रिज्म है आपको देखने का, उससे वो देख रहा है पर्सपेक्टिव, वो फॉल्टी पर्सपेक्टिव है, हम उसको नहीं कंट्राडिक्ट कर पाते क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, वो एक पावर का भी अपनी जगह पे चलता रहता है। तो ये अब देखो होता क्या है, आप और कुछ करो या न करो, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब इस तरीके की डेफिनेशन दी जा रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भले ना कर पाओ, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता हो तब आप समझ सकते हो। देखो जाति की आपको कंट्राडिक्टरी हम लोग विशेषताएं बता, जयमानी व्यवस्था होती है और समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। जयमानी का मतलब है कि फंक्शनल रिलेशन है वहां पे, तो फिर विभाजन तो हो सकता है पर खंडात्मक कैसे होगा? और खंडात्मक विभाजन का मतलब टुकड़े टुकड़े में अलग, तो जब टुकड़े टुकड़े अलग हो गए मतलब फिर वो उसमें वो ऑर्गन वाली बात सावयवता नहीं रही उसमें, लेकिन सावयवता है तब ना जजमानी है, इंटरडिपेंडेंस है। तो आपको पांचवी विशेषता बताई जाती है कि पारस्परिक निर्भरता होती है। तो कंट्राडिक्शंस के भी अपने कारण है, उसमें हम लोग अलग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमको ये एहसास होना चाहिए अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, चीजों को देखने जा रहे हैं, हम थ्योरी बेस करेंगे नहीं अपने रिसर्च, तो हमको उन थ्योरीज की भी लिमिट्स पता होनी चाहिए, कौन क्या बात कर रहा है किस पर्सपेक्टिव से, हमको वो भी पता होना चाहिए। अगर मार्क्स कह रहा है धर्म अफीम का मूला है, तो वो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से कही गई बात है, उसको आप यूनिवर्सल मानोगे कि नहीं मानोगे आपके ऊपर है, लेकिन सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो मार्क्स ने कहा है। तो आप अगर वेबर का पर्सपेक्टिव भी जानते चलोगे, मार्क्स का भी पर्सपेक्टिव जानते चलोगे, उनकी जो लिमिट्स है और जो उनके प्रोज एंड कॉन्स है, उनको जब आप जानते चलोगे तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव को यूटिलाइज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। हम जो यहाँ कोशिश तुमसे करते हैं पर्टिकुलर थ्योरी इसीलिए बनाने की कोशिश करते हैं, उसके दो कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूछोगे तो हम उसको छोड़ देंगे, हम कहीं ना कहीं एज्यूम करके चल रहे हैं कि तुम 5 बार उसको पढ़ चुके हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग जब भी कभी भी यहाँ बैठे, चाहे एक ही दिन और बैठे, तो अगर तुम्हारे पास अपनी कोई प्रॉब्लम है उसको हम ये सोच के मत छोड़ो कि हम उसको डील करेंगे, बोलो। फिर हम कह रहे हैं अगर 2 घंटे पढ़ के जाओ और 1 घंटे घर में पढ़ो, अगर दिमाग में कोई सवाल ना उठे तो समझ लेना पढ़ाई नहीं हो पा रही। उसको क्लास की तरह बोलो, अपनी बात बोलो, डिस्कस करो, अपना क्वेश्चन बताओ, अपनी शंकाएं बताओ, मतलब उसमें कोई हम ही से नहीं, आपस में भी होता है ना, एक बात तो कोई दूसरा बोलता है, दूसरे को कोई तीसरा बोलता है। और यह बार बार तुमसे लेना है कि हम जो तुम्हारे साथ यहाँ